हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अपने घर में कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आज की इस कक्षा में हिंदी के सभी छात्रों का, विद्यार्थियों का, हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज का कोर्स कोड जो है वो है BHDLA 138। एक बार फिर दोहरा देता हूँ बेटे, कोर्स कोड BHDLA 138 और इसकी यूनिट 12, इकाई 12, संस्मरण महादेवी वर्मा, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। संस्मरण एक साहित्यिक विधा है। संस्मरण के दूसरी जो विधाएं हैं, जैसे जीवनी हो गया, कहानी हो गया, आत्मकथा हो गया, इनके साथ इसका क्या अंतर है। उसके साथ साथ जो महादेवी वर्मा का पथ के साथी जो संस्मरण है, उस संस्मरण का अंतर्वस्तु क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, इन सब बातों पर हम इस इकाई में, इस यूनिट में बातचीत करेंगे। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को सुनने के पश्चात आपको यह पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा कि संस्मरण विधा जो है वह कब शुरू हुई और पथ के साथी संस्मरण के भीतर किन किन बातों को महादेवी वर्मा जी ने पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा। वो क्या है कि इग्नो के स्टडी सेंटर द्वारा जो आपको नोट्स भेजे गए हैं, उन नोट्स का आपने विशेष रूप से अध्ययन करना है। इस वीडियो लेक्चर को तो सुनना ही सुनना है, उन नोट्स का भी आपने अध्ययन करना है, क्योंकि बेटे वीडियो की एक सीमा होती है। इसमें मैं आपको केवल मुख्य बिंदु जो हैं उनके बारे में समझाऊंगा या उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन संस्मरण का जो सार है वो आपको वहीं से पढ़ना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। लेकिन फिर भी आपने वो जो नोट्स आपको भेजे गए हैं, जिसमें पूरा सार आपको दिया गया है, वो भी आपने अवश्य पढ़ना है। ये जो इस इकाई में आप महादेवी वर्मा द्वारा हिंदी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा गया संस्मरण जो पथ के साथी है, इसका आप अध्ययन करेंगे। पथ के साथी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसे महादेवी वर्मा एक अपनी पक्की सहेली मानती थी, उनका जीवन कैसा था, उनका साहित्य को क्या योगदान है, हिंदी में उनकी कैसी गहरी पैठ थी, इन सब बातों पर वो चर्चा करती चलती हैं। और इसके साथ ही वह उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष, जिसे हम कहते हैं व्यवहार का पक्ष, उनका अपना जीवन कैसा था, उनका घर परिवार कैसा था, घर परिवार के लिए उनका क्या योगदान था, उन सब के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे संस्मरण की। आधुनिक गद्य विधाओं में संस्मरण जो है वह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संस्मरण का अर्थ है बीते हुए को याद करना। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसके साथ हमने अपने जीवन के कुछ अहम क्षण बिताए थे, और इन क्षणों को जब हम किसी दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं, तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम उसके बारे में संस्मरण लिख रहे हैं। ठीक है, जब किसी एक लेखक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर आधारित किसी तीसरे के लिए जो लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं संस्मरण। रेखा चित्र
और संस्मरण विधा को जितना महादेवी वर्मा ने समृद्ध किया है उतना किसी और ने नहीं किया। महादेवी वर्मा जो हैं वह मूलतः कवि हैं और छायावादी काव्य को समृद्ध करने में उनका जो योगदान है वो अप्रतिम है। ठीक है, तो यही कारण है कि अच्छे और उल्लेखनीय जो संस्मरण हैं किसी भी भाषा में बहुत अधिक नहीं होते। लेखक की स्वभावगत संकोची वृत्ति, यात्रा, भीरुता और मित्र बनाने की कला का अभाव कुछ ऐसे कारक हैं जो संस्मरण लेखन के विरोध में जाते हैं। अंतरंगता संस्मरण की शिराओं में प्रवाहित रक्त की तरह है जो उसके स्वास्थ्य में एक खास तरह की चमक पैदा करती है। इसके अभाव में संस्मरण के नाम पर लिखे जाने वाली कोई भी रचना रक्त शून्यता की शिकार हो सकती है। औपचारिकता और अविश्वसनीयता जैसे तत्व जो है वो संस्मरण के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। यही कारण है कि संस्मरण केवल उसे ही आलोकित नहीं करता जिस पर वह लिखा गया है। ठीक है, तो संस्मरण को पढ़ करके संस्मरण किसी के लिए लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा गया, तो पढ़ने वाला कोई और है, पाठक है ना। तो पाठक जो है वह इससे एक सीख लेता है, वह इससे एक ज्ञान लेता है, वह उन सब बातों से अपना पलड़ा झाड़ देता है या बचने की कोशिश करता है जो जीवन को जीने में कष्टदायक साबित हो या जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, तो संस्मरण विधा का हमने यहाँ पर जिक्र किया। अब हम बात करते हैं बेटे संस्मरण और अन्य गद्य विधाओं की। परिचय के सघन वृत्त में आने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिया जा सकता है। आमतौर पर साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण जो हैं वो अधिक प्रसिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो साहित्यिक व्यक्ति हैं या जो कोई मशहूर व्यक्ति है, जो कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके जीवन से पाठक जो है वो एक नई दिशा ले सके, एक नई सेध दे सके। इसलिए जो लेखक हैं वो ऐसे व्यक्तियों के संस्मरण लिखने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। जिस व्यक्ति को बेटे केंद्र में रखकर संस्मरण लिखा जाता है, संस्मरण लेखक उस व्यक्ति के जीवन के किसी एक विशेष काल अथवा खंड को ही अपने लिए चुनता है। उस संबद्ध दौर में उस व्यक्ति के अनेक पक्षों की जानकारी जो है उस संस्मरण में मिलती है। लेखक किसी भी व्यक्ति का कोई कालखंड उसका संपूर्ण जीवन नहीं होता। भले ही संस्मरण से यह अपेक्षा ना की जाती हो कि वह उस व्यक्ति को संपूर्णता में प्रस्तुत करेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा जो संस्मरण एकांगिता और पूर्वग्रहों से अपने को बचाता है। इसीलिए संस्मरण लेखक के लिए यह जरूरी होता है कि अन्य उपलब्ध स्रोतों से ही वह अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करे और उसके पिछले जीवन और उसके विभिन्न पक्षों की सापेक्षता में अपना पक्ष प्रस्तुत करे। संस्मरण बहुत कुछ लेखक पर पड़े उस व्यक्ति के निजी प्रभाव का ही आंकलन होता है। संस्मरण के जो सार की हम बात करें, महादेवी वर्मा कवित्री ही नहीं बेटे एक चित्रकार भी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान संबंधी अपने संस्मरण का प्रारंभ वे चित्रों और चित्रशाला वाले रूपक की भाषा में करती हैं। ठीक है, चित्रों और चित्रशाला वाले रूपक की भाषा में वह सुभद्रा कुमारी चौहान से अपने संबंधों के बारे में लिखती हैं। सुभद्रा के साथ स्कूली दिनों के अपने संबंधों को वे प्रथम कोटि में रखती हैं, जिसकी रागात्मकता उस चित्र को कभी धुंधला नहीं होने देती। लगभग 4 दशकों का यह संबंध सुभद्रा के असामयिक निधन से ही समाप्त होता है, लेकिन उनकी स्मृतियां जो हैं वह फिर भी बनी रहती हैं। सुभद्रा महादेवी के
महादेवी से उम्र में कुछ बड़ी थीं और कास्फेड कॉलेज इलाहाबाद में ही उनसे 2 कक्षाएं आगे थीं। महादेवी जी कक्षा 5वीं में थीं और सुभद्रा कुमारी जी कक्षा 7वीं में। कविता लिखने की समान रुचि उनकी मित्रता का मुख्य नयोजक सूत्र था। अर्थात दोनों जो लड़कियां थीं, जो एक 5वीं में थी और एक 7वीं में थी, दोनों ही कविता लिखती थीं और यही कविता का लिखना उनकी मित्रता का एक सूत्र बना। गणित की कॉपी पर चोरी चोरी लिखी गई महादेवी की कविताओं को उन्होंने पकड़ा था। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और इसी बात से उन्हें बल मिला था। अब इस क्षेत्र में वे अकेली ना होकर 2 हैं। कि पहले तो उन्हें ऐसा लगता था कि वह अकेली ही कविताएं लिखती हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि वह अकेली ही नहीं अपितु महादेवी वर्मा जो 5वीं कक्षा की छात्रा हैं, वह भी अपनी गणित की कॉपी पर चोरी चोरी क्या लिखती हैं? कविताएं लिखती हैं। तो उन्हें इस बात से बल मिला कि अब वह एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। उस दौर में किसी लड़की का कविता लिखना जो है वह सामाजिक दृष्टि में अपराध की कोटि में आने वाला शौक था। अर्थात इसे अच्छा नहीं समझा जाता था कि लड़कियां जो हैं वो भी कविता लिखें। सुभद्रा के इस अन्वेषण के बाद, अन्वेषण होता है बेटे खोज, सुभद्रा के इस अन्वेषण के बाद इस संख्या को तेजी से विकसित होता देखा जा सकता है। उसके बाद 2 सखियों की यह मित्रता पारिवारिक बहनापे में बदल गई। अर्थात दोनों एक दूसरे से इतना बंध गई कि एक दूसरे की बहन बन गई। बाद में वर्षों में कई बार दोनों ने एक ही मंच से कविताएं पढ़ी। सुभद्रा का विवाह छोटी उम्र में ही लक्ष्मण सिंह से हो गया था, जो स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते अधिकतर समय जो है वो जेल में ही रहते थे। सुभद्रा भी पति की आदर्श संगिनी बनी और जेल में भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ देखिए, यहाँ महादेवी वर्मा जी जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के जो दूसरा जीवन का उनका पक्ष था कि उनका जीवन कैसा था, उनका घर परिवार कैसा था, उसके बारे में पाठक को बताती हुई चल रही है। ठीक है। उनकी काव्य पंक्तियाँ मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, उनको मन की बनावट का बहुत अच्छा परिचय था। संक्रामक हंसी और स्वभाव की दृढ़ता उनकी मुख्य पहचान के रूप में रेखांकित की जा सकती है। वे कविताओं में ही नहीं जीवन में भी विद्रोहिणी थी। सारे सामाजिक विरोध के बीच उन्होंने अपनी बेटी सुधा का अंतरजातीय विवाह प्रेमचंद के छोटे बेटे अमृत राय से किया था। अंतरजातीय विवाह ये होता है बेटे कि अपने कास्ट को, अपने जात पात को छोड़ करके किसी दूसरी जाति में शादी करना। और हिंदू विवाह की अनिवार्य प्रथा का विरोध करके उन्होंने कन्यादान नहीं किया था। जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उनका यह मानना था कि कन्या कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे दान किया जा सके। तो इसीलिए जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी प्रेमचंद के छोटे बेटे अमृत राय से की, तब उन्होंने कन्यादान की जो प्रथा थी वह नहीं निभाई। आर्थिक अभावों के बीच उत्साहपूर्वक उन्होंने अपनी जो गृहस्थी है वो जमाई थी, लेकिन उनके आर्थिक अभावों ने उनमें किसी प्रकार की दीनता नहीं आने दी। अपने घर की धरती को उन्होंने संपूर्ण निष्ठा के साथ चाहा और प्यार किया। विश्वास, प्रेम और साहस के सहारे वे जीवन भर सुख भरे सुनहरे बादल में घिरी रहीं। एक आदर्श पत्नी और महिमामयी माँ का उनमें अद्भुत संयोग था। यह उनके चारित्र की जो अलग अलग विशेषताएं थीं, ठीक है, उन सब के बारे में महादेवी वर्मा जो हैं वो हमें पाठक को बताती हुई एक एक करके बताती हुई चलती हैं। ठीक है।
संबंधों की यही ऊष्मा उन्होंने दूसरों को भी दी। महादेवी ने अपने संस्मरण में स्पर्धा भाव से दो छोरों से शुरू करके गोबर से आंगन लीपने के प्रसंग की चर्चा की है। जीवन की व्यस्तताओं के बाद में उन दोनों को वैसे अवसर सुलभ ना होने पर भी किशोरावस्था का यह सखी भाव जो है वह हमेशा बना रहा। कभी इलाहाबाद की ओर से निकलते हुए यदि सुभद्रा वहां रुक पाने की स्थिति में नहीं होती तो सूचना मिलने पर महादेवी उनसे स्टेशन पर ही मिल लेती थी। जब रुकने का अवसर हो या कोई ऐसा संयोग बनता हो तो महादेवी के साथ रुककर अपनी अमृत वर्षा से उन्हें नहलाती थी। तो देखिए कितनी गहरी मित्रता को लेखिका ने पाठक के सामने दर्शाया है। और ये मित्रता किनके बीच थी? ये मित्रता थी लेखिका महादेवी वर्मा और उनकी सखी, उनकी सहेली, उनकी बहन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के बीच। तो यहाँ से पाठक को एक शिक्षा, एक सीख मिलती है कि मित्रता जो है उसे वह कितनी गहरी होनी चाहिए और उसे जो है दोनों तरफ से किस प्रकार निभाया जाना चाहिए। कॉलेज से लौटने पर महादेवी देखती थी कि बंगले के बरामदे में सुभद्रा भानुमति का अपना पिटारा खोले बैठी। छोटे छोटे पत्थर या शीशे की प्यालियां। अब ये क्या था? ये एक गिफ्ट थे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो महादेवी वर्मा के लिए लाती थी। ठीक है, उसमें क्या क्या था? मिर्च का अचार, बासी पूरी, पेड़े, रंगीन चकला बेलना, चुटीली, नीली सुनहरी चूड़ियाँ और भी ना जाने क्या क्या। यह सब वह अपनी छोटी बहन महादेवी के लिए लाती थी और ये सब कुछ केवल और केवल महादेवी के लिए होता था। कभी कभी सम्मेलन में भेंट की अपेक्षा में वे उनके लिए थैले में खरीदी गई चूड़ियां डालकर चलती थी। मिलने पर बहुत ही स्नेह से, प्रेम से निकालकर उन्हें दिखाकर उनकी पसंद पूछती थी और फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर स्वयं ही वो चूड़ियां उन्हें पहनाती थी। उसे ऐसा लगता था कि कहीं महादेवी इन्हें अपने हाथों में पहनते हुए तोड़ न डाले। तो महादेवी को चूड़ियां पहनाकर वे बच्चों की तरह प्रसन्न हो जाती थी। कैसा अजब दोस्ती का यह रिश्ता है जिसमें दोनों ओर से प्रेम जो है वो निश्चल है। और जितना प्रेम महादेवी जी सुभद्रा कुमारी चौहान को करती हैं उसी तरह का बहुमूल्य प्रेम सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी से करते हैं। तो ये उन दोनों लेखिकाओं की जो दोस्ती की कथा है, पथ के साथी, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन पर आधारित है। उनके स्वभाव के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में, उनका लोगों से कैसा व्यवहार था, उनका अपने घर वालों से कैसा व्यवहार था, उन सब के बारे में महादेवी जी जो हैं वो इस संस्मरण में पाठक को बताती हुई चलती हैं। अपनी उल्लासपूर्ण प्रकृति के अनुरूप ही एक दुर्घटना में हुई मृत्यु से पुष्पाभरणा आलोक वासना धरती की छवि आंखों में भरकर वसंत पंचमी के दिन सुभद्रा कुमारी ने संसार से विदा ली। अपनी समाधि पर मेले की उनकी कल्पना शायद साकार हो गई थी। त्रिवेणी के श्यामल उज्ज्वल अंचल में उनके पार्थिव अवशेष को प्रवाहित देख महादेवी के स्मृति पटल पर उनका वही चेहरा था जो वर्षों पहले बचपन में उन्होंने देखा था। बेटे, संस्मरण की अंतर्वस्तु की बात करते हैं। यहाँ तक हमने जो संस्मरण का सार था उसको समझने की कोशिश की। अब आगे संस्मरण की अंतर्वस्तु।
महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणों का संकलन पथ के साथी 1956 में प्रकाशित हुआ था। इस शीर्षक से ही इस संकलन की प्रकृति जो है वह स्पष्ट हो जाती है। इसमें उनके उन सहयोगियों और सहकर्मियों की चर्चा है जो उनकी रचना मात्र में उनके साथ साथ चले। इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, नरेंद्र शर्मा, आप सभी हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और इन साहित्यकारों को हम छायावादी साहित्यकार भी कह सकते हैं। हिंदी समाज में उनके नाम से भली भांति जो है हिंदी समाज उनके नाम से परिचित है। देशभक्ति से परिपूर्ण वीरता और ओज से भरे गीतों के लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी, आज भी लोगों में देशभक्ति का जोश भर जाता है। इसी तरह वीरों का कैसा हो वसंत गीत भी अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इन्हीं सुभद्रा कुमारी चौहान पर महादेवी वर्मा जी ने यह संस्मरण लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जी दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े थे और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों बहनों की तरह रहती थीं, दोनों कविताएं लिखती थीं और दोनों में जो प्रेम था वह एक दूसरे के लिए निश्चल था। अपने पारिवारिक जीवन में ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने अपने प्रगतिशील सहसापूर्ण व्यक्तित्व का परिचय जो है वो बराबर दिया है। महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद इलाहाबाद में अविस्थ विर्जन के अवसर पर हरिजन महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वह इसी बात का प्रमाण है। अपने जीवन में सुभद्रा जी ने जो कुछ भी किया, महादेवी वर्मा जी ने अपने इस संस्मरण में उसके पीछे उनकी सुविचारित दृष्टि बताई। ठीक है, तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि एक स्त्री, एक महिला, जिसे हम सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से जान लें या किसी भी नाम से जान लें, जिसने न केवल अपने घर और परिवार को संभाला अपितु उनके पति जो देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की जंग में कूद पड़े थे, उनका भी उसने पूरी बहादुरी के साथ साथ निभाया। और यही नहीं, इन सब बातों के चलते हुए भी, इन सब समस्याओं से जूझते हुए भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिंदी साहित्य को बड़मूल्य अपने एक बहुत अच्छे साहित्य से हिंदी साहित्य को अपने बहुत अच्छे साहित्य से है धनवान बना दिया। हिंदी में हिंदी भाषा के लिए उनका प्रेम जो है वह अत्यंत अपूर्व अलग है, सबसे अलग है। वह ऐसी ऐसी कविताओं की उन्होंने रचना की है जो आज के युग में भी सारगर्भित हैं। ठीक है, तो ये थी बेटे आज का जो हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान पथ के साथी, इस पर हमने चर्चा की है। तो अभी बात करते हैं थोड़ी सी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन है वो 1949 में जबलपुर में उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा कि नदियों के जय स्तंभ नहीं बनाए जाते और दीपक की लौ को सोने से नहीं मढ़ा जाता। महादेवी वर्मा की इस उक्ति में उनके जो संस्मरण का प्रतिपाद्य जो है वह ढूंढा जा सकता है। ठीक है, वो उनके जो जीवन है उनको एक बहुत बड़ी नदी के समान मानती हैं। उनको उनके जीवन को एक ऐसे दीपक की भांति मानती हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। समय और समाज के प्रति उनमें कितनी जागरूकता थी।
और सुविचारित दृष्टि के साथ वह इन सारी बातों को समझने की क्षमता रखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व के इन्हीं पहलुओं को संस्मरण के माध्यम से महादेवी वर्मा ने जिस तरह से उजागर किया है, पाठक के सामने प्रस्तुत किया है, वह उनकी लेखकीय क्षमता का श्रेष्ठ प्रमाण है। ठीक है, यह इस बात से हमें ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा जो हैं वो भी भाषा में कितनी निपुण थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी उनकी गतिशीलता और तेजस्विता को वे श्रद्धांजलि देती हैं। उनके व्यक्तित्व के प्राकृतिक गुणों के संपूर्ण स्वीकार के बावजूद इसमें किसी प्रकार की अतिरंजना का निषेध भी शामिल नहीं। पथ के साथी अन्य संस्मरणों की तरह सुभद्रा के व्यक्तित्व के भी आधारभूत मानवीय पक्षों पर अपने को केंद्रित करके चलती हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महादेवी के काव्य की अपेक्षा उनके जो गद्य साहित्य है उसको अधिक जीवंत और यथार्थवादी मानते हैं। उनके गद्य की इस जीवंतता का कारण उनका यही यथार्थ और वास्तव में उनके प्रति जो लगाव है वो इसमें हमको दिखाई देता है। संस्मरण को केंद्र में रखे गए व्यक्ति को वे भरपूर आदर देती हैं। आत्मीयता और अंतरंगता की झिलमिल ज्योति उस व्यक्तित्व के चारों ओर झिलमिलाती है, लेकिन वास्तविकता की जमीन पर खड़ी होकर ही वे उसके गुणों का बखान करती हैं। अर्थात महादेवी जी अपने किसी भी संस्मरण में या किसी भी रचना में कल्पना को अधिक महत्व नहीं देती। ठीक है, सुभद्रा के संस्मरण में भी सुभद्रा के जीवन का यथार्थ, उनके आर्थिक अभाव और अपनी गृहस्थी के साम्राज्य के प्रति उनकी छोटी छोटी आकांक्षाएं इस संस्मरण को गहरी विश्वसनीयता देती हैं। उनका सारा ध्यान व्यक्ति की विशिष्टताओं को पकड़ने पर ही केंद्रित रहता है। इस प्रक्रिया में उस केंद्रीय व्यक्तित्व की चिंता ही उनकी प्रमुख रचनात्मक चिंता होती है। वे उसी का संस्मरण लिखती हैं, उसके बहाने अपना नहीं। युगीन परिवेश के विस्तार में जाकर वे केंद्रीय व्यक्तित्व की चारित्रिक रेखाओं को धूमिल नहीं करते। क्षुद्रताओं की अपेक्षा वे व्यक्तित्व की विराटता से साक्षात्कार को ही अपने संस्मरण का प्रस्थान बिंदु मानकर अपनी रचना यात्रा जो है वो शुरू करती हैं। संस्कृत साहित्य, भारतीय संस्कृति और दार्शनिक परंपराओं का विशाल भंडार उनके सामने होने से वे उस व्यक्तित्व का आंकलन इसी सुविस्तृत फलक पर करती हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो उनका साहित्यिक जीवन था उसके बारे में महादेवी वर्मा जी पाठक को बताती हैं कि वो कितना साफ और स्पष्ट लिखती हैं, वो यथार्थ से कितने गहरे तक जुड़ी हुई हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, किस प्रकार की उनकी भाषा है, किस प्रकार वह प्रत्येक पाठक के हृदय तक पहुंच जाती है और किस प्रकार उनकी प्रत्येक रचना जो है वो मानव को एक नई सीख, एक नई सेध प्रदान करती है। ठीक है, किसी भी रचना की बेटे भाषा की अगर हम बात करते हैं कि संस्मरण की भाषा कैसी है, तो किसी भी रचना में भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। रचना में भाषा की वही भूमिका होती है जो मनुष्य के शरीर में प्रवाहित रक्त की होती है। भाषा के द्वारा ही लेखक अपनी अभिव्यक्ति को सटीक और प्रभावशाली बनाता है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह उल्लेख पहले भी प्रस्तुत किया जा चुका है कि वह मूलतः कवित्री हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार का गद्य भी उन्होंने लिखा है। महादेवी के विवेचनात्मक गद्य का एक प्रतिनिधि संकलन वर्षों पहले गंगा प्रसाद पांडे के संपादन में प्रकाशित हुआ था।
इसी प्रकार उन्होंने रेखा चित्रों और संस्मरणों में भी गद्य के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया है। उनके गद्य की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से भरपूर होने पर भी क्लिष्ट और दुर्बोध भाषा नहीं है। उपमाओं और रूपकों के प्रयोग से बनी यह भाषा उनके मंतव्य को संप्रेषित करने में सहायक होती है। उनकी गद्य भाषा का एक प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शैशव की चित्रशाला के जिन चित्रों से हमारा रागात्मक संबंध गहरा होता है, उनकी रेखाएं और रंग इतने स्पष्ट और चटकीले होते चलते हैं कि हम वार्धक्य की धुंधली आंखों से भी उन्हें परखते देखते रह सकते हैं। बोलचाल के सामान्य शब्दों की बजाय संस्कृत मूल के तत्सम शब्दों के प्रयोग के प्रति उनकी विशेष रुचि है। चित्रकार होने के कारण उनकी भाषा में चित्र कर्म के उपकरणों का उपयोग बहुत हुआ है। उनके गद्य में एक प्रीतिकर चित्रमयता के दर्शन भी होते हैं, जिसे छायावादी काव्य के एक आधारभूत वैशिष्ट्य के रूप में रेखांकित किया गया है। महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व का रेखांकन अपनी इसी चित्र पद्धति से करती हैं। अब देखिए कुछ संवाद, कुछ डायलॉग्स पथ के साथी के। मझोले कद तथा उस समय की कृष्ण देह यष्टि में ऐसा कुछ उग्र या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर गीतों की कवित्री में कल्पना करते हैं। कुछ गोलमुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रिकुटियाँ, बड़ी और भावसनात आँखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी की जमाकर घड़े हुए से होंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देती थी। संप्रेषण के लिए वे निसंकोच संस्कृत मूल और पृष्ठभूमि वाले शब्दों का चयन तो बहुत सहज रूप में करती हैं। भावस्नात, अन्वेषिका, वक्र कुंचित आदि उपमाओं में वे संस्कृत पदावली का उपयोग भी करती हैं। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शारीरिक बनावट है उसके बारे में बताती हैं। महादेवी की भाषा संस्कृत और मध्यकालीन हिंदी काव्य की अंत प्रवृत्ति की गूंज वाली भाषा है। कीकर और बबूल के जंगलों में गायों और ग्वालों के झुंड के बीच गोधुली भेला में गोपी बनने की साध में भटकती बच्ची के रूप में सुभद्रा की आकांक्षाओं का कुछ ऐसा ही चित्र लेखिका ने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अपनी गृहस्थी में कभी सुभद्रा के आर्थिक अभावों के प्रसंग में वे द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के प्रसंग को भी याद करते हैं। और ये थी बेटे इसकी शैली की अगर हम बात करते हैं भाषा के बाद, तो शैली किसी भी संस्मरण की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें संबद्ध व्यक्ति को कितनी आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। संस्मरण उस व्यक्ति के जीवन के ही कुछ विशिष्ट क्षणों और प्रसंगों को प्रस्तुत करता है। संस्मरण में जीवनी की तरह विस्तार और फैलाव की गुंजाइश नहीं होती, ना ही वह साक्षात की तरह एक के बाद एक प्रश्न प्रस्तुत करके समाप्त होता जाता है। संक्षिप्त और सघनता संस्मरण को प्रभावी बनाते हैं। इस अर्थ में संस्मरण की तुलना प्रगीत और कहानी जैसी छोटी आकार वाली विधाओं से की जा सकती है, जिसका प्रभाव सघनता ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा निक्ष होता है। ठीक है, तो ये थी शैली। अब हम बेटे थोड़ा सा मैं आपको जो इसका संक्षेप में बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किस बात पर चर्चा की। हमने संस्मरण विधा पर चर्चा की। मुझे आशा है कि इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि संस्मरण का अर्थ क्या होता है।
ठीक है, संस्मरण कब और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखने के पीछे लेखक का क्या भाव है, क्या अर्थ है, उसकी क्या आशा है, और पाठक जो है वो संस्मरण को पढ़ के क्या सीखता है। ठीक है, और विशेषकर इस संस्मरण में हमने महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा जी का जो संस्मरण है पथ के साथी, उसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान को आधार बनाकर उन्होंने जो संस्मरण लिखा है उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। आपको यह वीडियो लेक्चर सुनने के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन के बारे में, उनके हाव भाव, उनके शारीरिक रंग रूप के बारे में और उनके जीवन के बारे में, उनका जीवन कैसा था, लोगों के साथ, समाज के साथ उनका व्यवहार कैसा था, हिंदी साहित्य को उनका क्या योगदान है, हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ कैसी थी, इन सब बातों से आप परिचित हो गए हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।